क्या आपको पता है आइंस्टाइन के ख्याल में दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स क्या है? जी नहीं, ये ग्रेविटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स कंपाउंडिंग है, टू बी स्पेसिफिक कंपाउंड इंटरेस्ट। अपेरेंटली उसने ये भी कहा है कि दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वी कैन आर्ग्यू कि ये बात उसने कही है कि नहीं कही है, लेकिन ये बात सही है कि नहीं है, इसके बारे में आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा उसने एक और बात कही है, द वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, द वन हु डजंट पेज इट। मजे की बात है, कंपाउंडिंग इज अ फिनोमिनल थिंग। मतलब उसके अंदर आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी है, आपको अगर वो मिल रहा है, आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। हाउएवर ये अमेजिंग चीज़ उसके लिए होगी जो इसको समझता है। जो इसको नहीं समझता, अगेन एज आइंस्टाइन सेड, वो पे करेगा। तो आप समझें इसको, बजाय इसके कि आप इसको पे करें। हम इस वीडियो में आज कंपाउंडिंग के इफेक्ट के बारे में जानेंगे और उससे बेनिफिट हासिल कैसे करें ये देखेंगे। आज मैं आपको 6 लोगों के बारे में एग्जांपल्स दूंगा। ये 6 लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर 20 साल के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदे मिलते हैं? इसमें एक ऐसा बंदा भी होगा जो 45 साल की एज में जाकर रेंटिंग को खैरबाद कह देगा। यानी कि वो ऑल्दो कि कोई बहुत अमीर बंदा नहीं होगा, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट से जिसने स्टार्ट किया होगा, लेट से 25 साल की एज में, वो 45 साल की एज में जाकर अपने घर को ओन करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जिन लोगों को चार्ट्स पसंद हैं, उनके लिए कुछ इस तरह के चार्ट्स भी होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है और मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ। मेरी एनालिसिस रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। मेरा फोकस ज्यादातर साउथ एशियन कम्युनिटी है, इन पर्टिकुलर साउथ एशियन एक्सपर्ट्स लिविंग इन द गल्फ। तो कंपाउंडिंग सब्र का नाम है। आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र के बगैर कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सब्र करेंगे, कामयाब होंगे। प्रॉब्लम इज विद द लैक ऑफ पेशेंस। और लेट से अगर आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, बिग टिकट आइटम खरीदना है और आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अपने पैसों को सेव करें और फिर सेव करते करते लेट से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब भी पैसे आपके पास जमा हो जाते हैं, आप उसको अपने बचाए हुए पैसों से खरीद लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक के पास डायरेक्टली जाएं और उनसे लोन लें और एक इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर आपके पास जो भी लोन मिलेगा आप उसका इंटरेस्ट पे ऑफ करें और 4 साल के अंदर आप पे ऑफ कर देंगे लेट से, और वो चीज़ आपको उसी वक्त मिल जाएगी 4 साल पहले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूट लेना है। इसमें कुछ एसेट क्लास ऐसे हैं जैसे प्रॉपर्टी। आई वुड सजेस्ट कि वो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस। गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप गाड़ी इंटरेस्ट के ऊपर लें। फर्ज करें आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो बड़ी है और महंगी चीज़ है और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है इस वक्त। आप क्या करेंगे? आपके पास या तो ऑप्शन होगा कि आप बैंक जाएं, बैंक से लोन लें और वो चीज़ खरीद लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पैसे जमा करें और जमा करने के बाद उसको खरीद लें। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर नुकसान किसका हो रहा है? वो आपका हो रहा है, क्योंकि अगर आप पहले केस के अंदर अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। दूसरे केस के अंदर अगर आप सिर्फ सेविंग करके ये पैसे जमा करते हैं और लेट से 4 साल बाद वो चीज़ खरीदते हैं, तो उसके 2 मसले हैं। एक तो ये कि ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स आपके वो जो चीज़ है लेट से 1 लाख रुपए की थी, वो आप 1.5 लाख रुपए की हो गई होगी, या उससे ज़्यादा की या उससे कम की, जो भी है वो पैसे बढ़ चुके होंगे। तो आपकी वो जो सेविंग है वो आपके काम नहीं आ रही है, वो उसको मल्टीप्लाई करना था आपको, जो कि आपने नहीं किया और आपने सिर्फ सेविंग पे भरोसा किया। एक तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसी पैसे को जो आपने स्टार्ट किया है 4 साल के लिए जमा करना, वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू करें जो आपको रिटर्न दे रहा हो, कुछ रिटर्न दे रहा हो, लेट से 10%, 5%, व्हाटएवर। वो पैसे आपको जब रिटर्न देंगे तो आपके पैसे कंपाउंडिंग से ग्रो होना शुरू होंगे और 4 साल के जो टारगेट आपने रखा हुआ था, अगर वो चीज़ 3 साल बाद लेट से 1,25,000 की भी हो जाएगी, तो आपका टारगेट वैसे ही अचीव हो जाएगा। इसके बारे में ये कैसे होगा और कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, मैं आपको पूरी तरह से इसको चार्ट्स के थ्रू समझाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रैक्टिकली। अच्छा, हम एक मिडिल क्लास बंदे की बात करते हैं जो कि लेट से 45 ईयर्स एज का है और उसने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। बाय चॉइस उसके पास ऐसा नहीं है कि वो घर बनाना नहीं चाहता था, वो बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया। लेट से उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1,20,000 रुपये, जो कि एक नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी की सैलरी एटलीस्ट इतनी तो होती है। जब इतनी सैलरी है तो इसका मतलब ये कि आज से 20 साल पहले वो किसी अच्छे पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर हम किसी एक नॉर्मल रैंडम बंदे की बात करें, आप अपने फैमिली के अंदर देख लें। मतलब ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि आप लेट से 25 ईयर्स की एज के अंदर आप 25,000, 30,000 से स्टार्ट करें और आप 45 ईयर्स की एज में हो सकता है आप बहुत 2.5-3 लाख रुपए पर पहुंच गए, लेकिन आई वोंट टॉक अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट से कि कोई एक बंदा है जो 1.5 लाख रुपए सैलरी के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर 1.5 लाख रुपए के ऊपर काम कर रहा है और उसके पास अभी तक घर नहीं है, तो मैं ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा कि वो बंदा सोचेगा कि उसने 20 साल पहले क्या किया। बेसिकली जब 25 साल का वो बंदा है तो उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करने हैं।
10,000 रुपये एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी हो। अब मैं नेशनल सेविंग्स की बात करूंगा यहाँ पर। नेशनल सेविंग्स के अंदर 10% रिटर्न मिलता है एनुअली। अगर 20 साल के ऊपर देखें तो हम इसके अंदर देखेंगे कि एवरेज 10% रिटर्न मिल रहा है। कभी वो 13-15% पे भी गया है, कभी वो 7-8% पे भी गया है, लेकिन अगर एवरेज कर लें तो इतना मिलता है। अगर वो बंदा हर महीने 20 साल तक 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता तो आपको पता है वो आज कितने पैसे बना चुका होता? जी हाँ, वो अभी तक ऑलमोस्ट 80 लाख के करीब उसके पास कैश इन हैंड होता। अब मुझे बताएं 10,000 रुपये सेव करना क्या मुश्किल बात है? मतलब आप उसकी वैल्यू देखें कि 10,000 रुपये महीने के जो बंदा सेव कर रहा है वो 20 साल बाद एटलीस्ट घर का तो मालिक होगा। पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने पैसे बहुत आराम से सेव कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनके पास घर नहीं है। ये चार्ट आपको बताएगा कि किस तरह से 10,000 रुपये जब इन्वेस्ट करेंगे 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो आपको किस तरह वो 80 लाख रुपए बना के देता है। ये बात की मैंने बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट की, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, आई वोंट टॉक अबाउट स्टॉक्स हियर डायरेक्टली बिकॉज स्टॉक्स में मैं खुद काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर मेरे पास टाइम होता है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वर्क इन दैट, बट स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की, जो कि पैसिव इन्वेस्टमेंट है। आप उसके अंदर हर महीने पैसे डाल सकते हैं और आपको रिटर्न देते हैं। तो नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न है अगर आप पिछले 20 साल के अंदर पाकिस्तान में देखें तो वो आपको समवेयर इन बिटवीन -10% टू +30% इतना रिटर्न मिला है। -10% या -8% ये बहुत 1-2 सालों के लिए रहा था, अदरवाइज ये नॉर्मली पॉजिटिव में ही रहता है और नॉर्मली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे होते हैं। ये जो बंदा जो 45 साल की एज के पहुंच गए हैं और 20 साल की एज से 25 साल की एज से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था 10,000 रुपये हर महीने, वो अगर 10,000 रुपये पर मंथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जगह म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर देते हैं तो आपको पता है वो इस वक्त किस वैल्यू का उनके पास अमाउंट होता? उनके पास इस वक्त 1,80,00,000 रुपए होते हैं। कैन यू इमेजिन कि आपका सिर्फ सेविंग इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, आई मीन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है और आपके रिटर्न्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी कि 10% के ऊपर 10,000 पर मंथ 20 साल में आपको 80 लाख देते हैं। 10,000 रुपये 20 साल में इन्वेस्ट करने पे म्यूचुअल फंड में, और मैं किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बात नहीं करूँगा, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप ले लें, स्टॉक मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप करते हैं 20 साल के अंदर 17% जो कि एवरेज रिटर्न है, अगर उसके ऊपर देखें तो वो 10,000 रुपये मंथली 1,80,00,000 रुपये रिजल्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन? वैसे हाउस बाइंग पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इमेजिन योर सिचुएशन, अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो अपने पैसे सिर्फ सेव कर रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एनीवेयर। मैं नहीं कहता, क्योंकि आप देखें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक बात बाद में आती है, क्योंकि ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताया आपको ये इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग दोनों में मौजूद हैं। तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट ना करें, सेव करके रखें। सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मैंने एक बंदा बताया जो 45 ईयर्स की एज में घर नहीं खरीद सके थे, जो आप घर खरीद सकते हैं अगर वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते। मैं आपको 5 और एग्जाम्पल्स देता हूँ इस तरह, जिसमें ये भी शामिल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पर्सन ए। पर्सन ए क्या करता है कि उसके पास 1,20,000 रुपये मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं। अब उसने वो इन्वेस्ट करने हैं, वो लेट्स से किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ 10% रिटर्न है। अच्छा, ये कहाँ रिटर्न मिलता है 10%, कहाँ 17% रिटर्न मिलता है? अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ। मुझे आप ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल बता दूंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए 10%, 15%, 17%, 20%, अप टू 20%, बट अगेन एनीथिंग अबव 10% विल बी स्लाइटली रिस्की। तो ये एवरीथिंग विल बी लॉन्ग टर्म। तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे। अब हम बात कर रहे थे पर्सन ए की। उस पर्सन ए के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है 120,000 रुपीज़ की, लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 10% प्रॉफिट रेट के ऊपर, तो उसका चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। अच्छा, एक मज़े की चीज़, यही बंदा अगर किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जिसका प्रॉफिट रेट 10% ही हो लेकिन उसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा हो, तो वही चार्ट ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये है कि कंपाउंडिंग अगेन वर्क कर रही है। पहले आपको पर्सन ए जो मिल रहा था, पर्सन ए के केस के अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा था वो एनुअल मिल रहा था। पर्सन बी के केस में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मंथली मिल रहा है।
जब आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा तो आपको रिकरिंग जो उसके ऊपर कंपाउंडिंग लगेगी वो भी मंथली लगेगी। जब वो मंथली लगेगी तो आपको फायदा भी मंथली बेसिस पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट बनती है। तो इसके लिए एक और सबक ये है आपके लिए कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि ये एनुअलाइज्ड रिटर्न होगा या मंथली रिटर्न होगा। हमेशा मंथली रिटर्न फ़ायदा करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको मंथली रिटर्न के ऊपर जो आपका प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो इट डिपेंड्स, अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। आप अपने हिसाब से देखें उसको, ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। लेकिन जहाँ भी मंथली रिटर्न होगा और जहाँ एनुअल रिटर्न होगा तो उसमें हमेशा मंथली रिटर्न का फायदा होगा। अच्छा, इसके साथ मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जो बंदा 1,20,000 रुपये लेकर जाता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए, ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 17% प्रॉफिट के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, ये चार्ट उसका होगा। तो आपने देखा किस तरह इस बंदे ने अपना पैसे मल्टीप्लाई किया और ह्यूजली मल्टीप्लाई किया कंपेयर टू 10%। अब हम पर्सन डी की बात करते हैं। ये वो बंदा है जो 1,20,000 रुपये सेव कर रहा है एवरी ईयर और वो इसको 10% प्रॉफिट के ऊपर इन्वेस्ट कर देता है, और 20 ईयर्स के बाद उसके क्या पैसे होंगे आप वो भी देख लें। और पर्सन ई की बात करते हैं जिसने अपना जो प्रॉफिट है वो 17% पे रखा। अगेन इट्स वेरिएबल प्रॉफिट, बट एवरेज आउट कर दें 17% के ऊपर, तो उस प्रॉफिट रेट के ऊपर वो हर साल 120,000 इन्वेस्ट करता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। सो आपने देखा किस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग इज़ अ ह्यूज थिंग, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी अपना डिसीजन लें, लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता, लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। हैरान कुन तौर पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नहीं समझ में आती लोगों को। और क्यों नहीं आती? कुछ लोग उसको रिलीजन का नाम देते हैं, लेकिन आई थिंक रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड बताया है, ये इट्स कम्प्लीटली हलाल। ठीक है, कुछ लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट को कहते हैं कि वो हलाल नहीं है, ठीक है, वो उनकी बात ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इन्वेस्ट करना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्या आप, अगर सब कुछ हराम हो जाएगा तो फिर आप अपने पैसों का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इसलिए जो हलाल एवेन्यूज़ है आप उसको भी चेक कर लें, और जो नॉर्मल, जिसको अपने कन्वेंशनल बैंकिंग में काम करना है वो भी कर ले। बात तो ये, यहाँ पर लोगों को एजुकेशन ही नहीं होती कि वो किस तरह से अपने पैसों को मैनेज करें। अच्छा, इन सारे चार्ट से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग। आप किसी चीज़ का वेट ना करें। 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको आइडिया जब होगा जब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। 20 साल बाद जब आप देखेंगे कि आपके वो जो 10,000 रुपये महीने के आपको कम लग रहे थे इन्वेस्ट करते हुए, वो लेट से आपने म्यूचुअल फंड में अगर डाल रहे थे, तो वो 20 साल बाद आपको किस तरह का रिजल्ट देंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी। तो इट्स नेवर टू लेट, आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।